हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डेली लाइफ में इडियम्स और फ्रेजेस तो यूज़ करना चाहते हैं, पर बहुत बार हम लोग उनको यूज़ कर नहीं पाते क्योंकि हमें उनकी मीनिंग नहीं पता होती है। इनको कैसे यूज़ करें, क्या मीनिंग है, किस सेंटेंसेस में इनका यूज़ होगा, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड यूजेस ऑफ द फ्रेजेस एंड इडियम्स, और क्या उनकी मीनिंग होती है, उनको कैसे हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। क्योंकि जब उनको हम यूज़ करते हैं तो हमारी सुनने में जो हमारी स्पीकिंग होती है ना, वो भी बहुत स्मार्ट लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। My first phrase is see a needle in a haystack. मतलब एक सुई, इसका मतलब just you see something impossible to find out. A needle in a haystack मतलब एक छोटी सी नीडल जो एक भूसे के ढेर में रखी हुई है, उसको ढूंढना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, राइट? तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस। How can you find the scrap of paper in the piles of files? Piles का मतलब होता है ढेर। Piles of files मतलब फाइलों के ढेर में एक छोटा सा scrap of paper means टुकड़ा, एक पेपर का टुकड़ा एक फाइलों के ढेर में। How can you find? आप कैसे ढूंढ पाएंगे? बहुत टफ है ये। So it's a needle in a haystack. ये किसकी तरह है? जैसे कि एक भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर है। So a needle in a haystack, it means something impossible to find out, right? Next is a dead duck, means एक duck जो dead है, जो मर गई है। इसकी meaning क्या हुई हमारी? A plan that has totally failed to function and not worth discussing. Means what? एक प्लान जो टोटली फेल हो चुका है। मीन्स हमने एक प्लान बनाया था, ये प्लान हमारा काम करेगा, बट ये प्लान हमारा काम नहीं किया, फंक्शन नहीं किया, टोटली फेल हो गया, और अब इसके बारे में डिस्कस करना कोई वर्थ नहीं रखता। नॉट वर्थ डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो हाउ कैन वी यूज दैट इन सेंटेंस? सी द प्रपोजल मीन्स जो प्रस्ताव है वो, द प्रपोजल फॉर मर्जिंग द टू कंपनीज is now a dead duck. मीन्स जो प्रस्ताव, जो प्रपोजल हमने रखा था दो कंपनीज को मर्ज अप करने का, जोड़ के एक सिंगल कंपनी बनाने का, वो जो हमारा प्रपोजल था वो बेकार हो गया, कोई फंक्शन किया नहीं। अब उसके बारे में डिस्कस करना कोई वर्थ नहीं है, बेकार है, उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। सो द प्रपोजल फॉर मर्जिंग द टू कंपनीज इज नाउ अ डेड डक। My next phrase is a bag of bones. इसका मतलब क्या हुआ? हड्डियों का झोला। मीन्स एक बैग जिसमें सिर्फ बोन्स रखी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? A very thin person or animal. एक जो इंसान जो पूरा एकदम बोनी लग रहा है, पूरा कोई फ्लैश नहीं है उसकी बॉडी में, बहुत ज्यादा पतला दुबला इंसान है, पूरा बोनी फिगर लगता है, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, a bag of bones. See the example. The beggar is nothing but a bag of bones. ये जो beggar है, जो भिखारी है, वो कुछ नहीं है, बस एक हड्डियों का झोला है। Means what? He is a bag of bones. उनको खाने पीने ठीक से नहीं मिलता है और वो बहुत पतला है, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं he is a bag of bones. My last phrase is see a bite at the cherry. A bite at the cherry. इसका मतलब हमारा क्या हुआ? Cherry means चेरी एक फ्रूट होता है, चेरी का एक बाइट मिल जाना, मतलब एक बार खाने मिल जाना, चेरी की एक बाइट मुझे भी मिल गई। सो वी से अ बाइट एट दी चेरी। इसका मतलब हुआ एन अपॉर्चुनिटी, मीन्स एक चांस मिल जाना, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना। कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे? ही एक्सपेक्टेड टू हैव अ बाइट एट दी चेरी। उसने ये एक्सपेक्ट किया, ये सोचा कि उस चेरी की एक बाइट मुझे भी मिल जाएगी, मतलब एक कोई अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल जाएगी। माई नेक्स्ट फ्रेज इज अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, मतलब छोड़कर। इसकी दो मीनिंग हो सकती है, एक एक्सेप्ट फॉर मतलब छोड़कर, और दूसरा है इन एडिशन टू दैट, मतलब एक चीज हो रही है, इन एडिशन टू दैट एक चीज और। कैसे? एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। See the example for this. Apart from the poor boy, all others were dressed neatly. मतलब पुअर बॉय, ये लड़का गरीब था, इसको छोड़कर
ऑल अदर्स वेयर ड्रेस, मतलब सारे दूसरे जो बॉयज थे वे ड्रेस थे नीटली, मीन्स अच्छी तरह साफ सुथरी ड्रेस में वे ड्रेस थे, अपार्ट फ्रॉम द पुअर बॉय। इसका मतलब हो गया इस लड़के को छोड़कर बाकी लड़के अच्छे से ड्रेस थे। अब दूसरा जो मैंने मीनिंग बताया, इन एडिशन टू दैट, सी द एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस, प्राइस के अलावा, यहाँ इसका मतलब हो गया अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही गॉट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो। यहाँ मतलब हो गया, मतलब इन एडिशन टू दैट, मतलब उसको प्राइस तो मिली ही, साथ में उसको सर्टिफिकेट भी मिला। सो हम लोग बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ही गॉट अ सर्टिफिकेट। यहाँ हो गया इस लड़की को छोड़कर सभी नीटली ड्रेस थे, अपार्ट फ्रॉम द बॉय, एंड अपार्ट फ्रॉम द प्राइस मीन्स प्राइस के अलावा उसे सर्टिफिकेट भी मिला, मीन्स इन एडिशन टू द प्राइस ही गॉट द सर्टिफिकेट ऑल्सो, राइट। सी माई नेक्स्ट फ्रेज इज एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, मतलब जो आपकी आदत में शामिल है, जो आपकी आदत है, हैबिचुअली, इसका मतलब हो गया। सी द एग्जाम्पल, ही इज लेट एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो आज भी लेट है, मतलब वो रोज लेट होता है, हमेशा लेट होता है और आज भी लेट है, हैबिचुअली। नेक्स्ट, एट अ लो एब। एट अ लो एब का मतलब होता है डिक्लाइनिंग, मीन्स जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। सी द एग्जाम्पल, हिज फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि, हिज फेम इज एट अ लो एब नाउ, मीन्स उसकी प्रसिद्धि, हिज फेम इज डिक्लाइनिंग नाउ, मीन्स पहले वो पॉपुलर था, उसकी पॉपुलरिटी हो रही थी, बट अभी नाउ डेज हिज फेम इज डिक्लाइनिंग नाउ, धीरे धीरे, अभी ज्यादा लोग उसको, ज्यादा पॉपुलर वो नहीं है, ज्यादा लोग अभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हिज फेम इज डिक्लाइनिंग नाउ, सो वी कैन यूज द वर्ड फ्रेज at a low ebb. Next is all in all, मतलब सब कुछ, सुप्रीम, वन वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं इसको सुप्रीम। मिस्टर सेन इज ऑल इन हिज ऑफिस, मीन्स अपने ऑफिस के सब कुछ वो खुद ही हैं, जो डिसीजन करना है, जैसे काम करना है, नहीं करना है, सारी चीजें वो खुद ही अकेले डिसाइड करते हैं, अकेले करते हैं। ही इज ऑल इन हिज ऑफिस, राइट। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन्ड्री, ये थोड़ा नया लग रहा होगा शायद आपको फ्रेज, ऑल एंड सन्ड्री, जिसका मतलब होता है एवरीवन। इसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, वैसे भी आप सारे फ्रेजेस ही यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी, बट ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है एवरीवन। ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी केम टू सी द फंक्शन, मीन्स लोकेलिटी में कोई फंक्शन हो रहा था, एंड ऑल एंड सन्ड्री मीन्स सारे आए, एवरीवन, ऑल एंड सन्ड्री केम टू सी द फंक्शन एट द लोकेलिटी, में फंक्शन देखने सारे लोग आए, एक एक करके सारे आए, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल एंड सन्ड्री। माई नेक्स्ट फ्रेज इज अ स्टॉर्म इन अ कप। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, स्टॉर्म इन अ कप, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। अब एक छोटे से चाय के कप में क्या तूफान आ सकता है, राइट। अ स्टॉर्म इन अ कप, इसका मतलब होता है अ ग्रेट फस ओवर एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर, मीन्स एक ऐसी बात जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस बात पे अ ग्रेट फस, मीन्स एकदम झमेला हो गया उस बात पे, एक छोटी सी बात जो कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए उसको एक छोटा सा कप बोल के डिस्क्राइब किए, कप में तूफान। अब एक चाय के कप में क्या तूफान हो सकता है, लेट्स सी द एग्जांपल, द डिबेट ऑन हु टुक द लार्जर पार्ट ऑफ द केक, मीन्स जो डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है कि किसने केक का लार्जर पार्ट खाया, मीन्स केक की कटिंग हुई, अब लार्जर पार्ट किसने खाया, लार्जर पार्ट किसको मिला, इस पर जो डिबेट हो रही है वो दैट इज नथिंग बट अ स्टॉर्म इन अ कप। ये उसी तरह है कि जैसे एक छोटे से कप में तूफान आ गया हो, मीन्स इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं कि एक छोटे से केक की पीस पे इतनी बहस हो जाए, इतनी डिबेट हो जाए, बट वो हो रही है। सो द डिबेट ऑन who took the larger part of the cake is nothing but a storm in a cup. So friends, ये हमारे सारे phrases थे, इनको अपने डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाइए, अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये यूज करेंगे आप तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो भी सुनने में भी काफी स्मार्ट लगेंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।